दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DKW में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड के सबसे नए कंट्री साउथ सूडान के कंप्लीट हिस्ट्री को फ्रॉम एंशिएंट टिल टुडे। पूरे हिस्ट्री को हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, किस तरीके से एंशिएंट टाइम में एक ज्योग्राफिकल रीजन का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और उसमें किस तरीके से रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस बार बार चेंज होते हैं और फाइनली एज एन आउटकम, एज अ कॉन्सिक्वेंस, हमें साउथ सूडान एज अ कंट्री बन करके 2011 में मिलता है। तो उस हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ साउथ सूडान, कहाँ पर साउथ सूडान लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और वहाँ पर इस जगह पर इक्वेटर के थोड़े पास में साउथ सूडान नाम का एक कंट्री है। इसी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ का कैपिटल है जूबा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक मैप और इस मैप को कार्व आउट किया गया है अफ्रीका के एंशिएंट मैप में से। ये जो रीजन है दैट इज अफ्रीकन रीजन और ये वाला जो रीजन है वो है एशियन रीजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंट्री दैट इज इजिप्ट और यहाँ नीचे आपको सूडान लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सूडान नहीं हुआ करता था। तो एंशिएंट समय में यहाँ पर सिर्फ एक ज्योग्राफिकल रीजन था और उस रीजन का नाम था नुबिया। लेकिन ये नुबिया बना कैसे, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो इजिप्ट वाला कंट्री, ये इजिप्ट बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री था। कंट्री कह सकते हैं या फिर रीजन कह सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था, उसी तरीके से इजिप्ट वाला रीजन भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था। इसलिए यहाँ से आक्रमणकारी आते थे और यहाँ पर इन्हें कॉन्कर करने की कोशिश किया करते थे, जिसके लिए इन्हें वॉर करना पड़ता था और वॉर करके ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट किया करते थे। लेकिन वॉर के लिए इन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और उन लोगों को ये लोग नुबिया से उठाते थे और उन्हें ट्रेन करके अपने वॉर में एज अ मर्सिनरी यूज़ करते थे। तो यहाँ के लोगों को उठा करके ये लोग यूज़ करते थे अपने लड़ाइयों में, जिसके वजह से ये जो नुबियन रीजन है जहाँ पर सिर्फ ट्राइबल सोसाइटीज़ रहा करती थी, यहाँ के लोगों के अंदर इजिप्ट का जो कल्चर है, जो इन्फ्लुएंस है और जो थोड़े थोड़े इनके तौर तरीके हैं, नुबियंस के अंदर आने लगे। और साथ ही में दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इजिप्ट ने नुबिया रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज लोअर नुबिया एंड अपर नुबिया। अब उसमें से ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, यानी जो मैं एनसर्कल कर रही हूँ, ये अपर नुबिया वाले रीजन में उन्होंने कुश नाम का एक डेवलपमेंट किया, जिसे कुश किंगडम भी कहा जाता है। तो क्या होता है, यहाँ के लोग काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं। कहाँ के लोग? ये अपर नुबिया और या फिर कुश वाले रीजन के लोग। और फिर जब समय आता है तो काफ़ी हद तक इनके अंदर जब कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो गए होते हैं, तो जब इजिप्ट कमज़ोर पड़ने लगता है तो कुश खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है कि भैया इजिप्ट, हमने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया है, अब हम अपना अस्तित्व चाहते हैं, हम भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कई बार फिर इतिहास में ऐसा भी समय आता है जब कुश ने इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन कई बार इजिप्ट ने भी कुश के ऊपर कंट्रोल किया। और कुश इतना अच्छे से डेवलप क्यों हो गया, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं। वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको अगले स्लाइड में बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इजिप्ट वाला रीजन है, इस रीजन से यहाँ पर कुश नाम का एक रीजन कर्व आउट होता है और ये काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, आप समझ सकते हैं। तो ये इतना अच्छा डेवलप क्यों हुआ, मैं आपको ये बताने वाली थी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक रिवर, इस रिवर को कहते हैं नाइल रिवर, जो कि दो प्रकार के नाइल से बनता है। आपको उसे कमेंट में बताना है कि नाइल कौन से रिवर से बनता है। तो ये रिवर यूज़ हुआ करता था ट्रेड के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक पोजीशन था फॉर ट्रेड। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी पैसे आते थे, प्लस यहाँ पे वेपन्स भी बनाया जाता था
और यहाँ पर थोड़े बहुत एग्रीकल्चर्स भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हमारे हिंदी में कहावत है कि सब दिन रहत न एक समाना। तो इसका मतलब ये है धीरे धीरे कुश का डाउनफॉल भी स्टार्ट होता है। कुश का डाउनफॉल क्यों स्टार्ट होता है, इसके पीछे भी काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने बहुत सारे रीजंस बताए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ कैटल ओवर ग्रेजिंग। इसका मतलब होता है यहाँ पर काफ़ी सारे घास हुआ करते थे और बहुत सारे कैटल्स हुआ करते थे, यानी ये लोग जिनका पशुपालन करते थे। वो जो कैटल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर ली, जिसके वजह से मिट्टी बिना घास की हो गई और सॉइल इरोजन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ की लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई और यहाँ पे ये लोग अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई, क्योंकि एग्रीकल्चर से इंसान अपना खाना और आहार पाता है, साथ ही में अगर उन्हें सरप्लस हो जाता है तो ट्रेड करके पैसे कमाता है। तो इसके वजह से दूसरा जो रीज़न है दैट वाज आयरन मेकर्स की वजह से। अब आप ये मीरो वाला जो रीजन देख पा रहे हैं, उस रीजन में काफ़ी सारा जंगल हुआ करता था, ये वाले रीजन में। और ये जो आयरन मेकर्स हैं, ये लोग यहाँ से लकड़ियाँ काट करके डिफॉरेस्टेशन करके फर्नेसेस में जलाने का काम करते थे, यानी कि भट्टियों में आग जलाने का काम करते थे, जिसकी वजह से लोहे को पिघला करके ये लोग काफ़ी सारे वेपन्स बनाया करते थे। अब जब यहाँ पे लकड़ियों की कमी पड़ गई ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, तो ये लोग अपनी वेपन्स को बनाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन इनको एक भारी इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तीसरा जो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ इनके डाउनफॉल का, वो ये था कि यहाँ से जो ट्रेड रूट है, ये जो आप नदी देख पा रहे हैं, यहाँ से जो ट्रेड रूट है वो बदली हो जाता है, तो इनके ऊपर एक भारी भरकम लॉस हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो इमीडिएट रीज़न है इसके डाउनफॉल का, वो ये है कि ये कुश किंगडम के नीचे एक किंगडम था दैट वाज एक्सम। ठीक है, तो एक्सम के जो राजा हैं ये सब ऑब्जर्व करते रहते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ढिलाई हो रही है, यानी कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है इनके ऊपर कब्जा करने का। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ वाले रीजन से उठ करके, ये मैप यहाँ पर ऊपर आ गया है, एक्चुअली मैं ये रीजन की बात कर रही हूँ जो इसके जस्ट नीचे है। तो यहाँ से उठ करके इनके ऊपर एक्सम यानी इथियोपिया से उठ करके एक्सम कुश किंगडम को कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अब एक्सम के अंडर में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्सम के किंग थे एजाना, और एजाना ने क्या कर लिया था, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। तो इसीलिए हमारा जो कुश रीजन है यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट बढ़ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक्सम और ये हमारा कुश किंगडम। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, कुश के ऊपर कॉन्कर कर लिया, और कुश अब क्या बन गया, क्रिश्चियन कंट्री बन गया। पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। फिर 200 सालों तक कोई भी अच्छा हिस्ट्री नहीं मिलता है जो हमें डिटेल में बताए कि एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। और हमारे इस वीडियो के स्कोप से ये बाहर भी है, क्योंकि हम डिटेल में वो सब नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम साउथ सूडान के डेवलपमेंट को पढ़ें, किस तरीके से साउथ सूडान एक सेपरेट कंट्री बनता है। तो यहाँ पे 200 सालों तक हमें नहीं पता, बल्कि हमें इतना पता है कि छोटे छोटे क्रिश्चियन किंगडम्स जैसे नोबातिया, मकूरिया या अलोदिया, ये यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। तो अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पर एक्सम आ चुके हैं। अब देखते हैं कुछ आगे की बातें। तो आगे क्या होता है, यहाँ पर जो आप इजिप्ट वाला रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ पर अरेबियंस कॉन्कर कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक यहाँ पर इस्लामिज्म या फिर अरेबिक कल्चर फैल जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी आ चुकी है, यहाँ पर इस्लामिज्म आ चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सालों के कॉन्सिक्वेंस की वजह से यहाँ पे आपस में इंटर मैरिजेस होते हैं, माइग्रेशंस होती है,
डिप्लोमेसी शेयर होती है, काफ़ी हद तक व्यापार होता है दोनों रीजन्स के बीच में, जिसके वजह से ये वाला जो रीजन है इस्लाम के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और जब यहाँ पे काफ़ी हद तक इस्लामिज़्म बढ़ जाता है तो यहाँ पे डेवलप होता है एक सल्तनत, और उस सल्तनत का नाम है फंज, FUNJ। तो यहाँ पर फंज नाम का एक सल्तनत डेवलप होता है। तो देखते हैं हम किस तरीके से होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस्लामिज़्म का काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, और यहाँ पर एक पिंक कलर का आप अलग से रीजन देख पा रहे हैं जिसे हम आपको फंज सल्तनत समझाने के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब फंज सल्तनत बन जाती है तब यहाँ के जो कुछ लोग रहते हैं यहाँ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो अभी आगे हम देखते हैं क्या होता है और इस भी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश। तो ये देखिए, आप अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर था ओटोमन अम्पायर, यानी कि अरेबियंस यहाँ पर पूरी तरीके से छा चुके थे, और यहाँ पर इस्लामिज़्म बढ़ते बढ़ते फंज सल्तनत बन गई। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बदलाव आता है, क्योंकि यहाँ पर एक राजा थे, कहाँ पर, इजिप्ट वाले रीजन में, जिनका नाम था मोहम्मद अली पाशा। मोहम्मद अली पाशा देखते हैं कि ये फंज सल्तनत है यहाँ पर, इसका कैपिटल है सेनार, और ये लोग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है इनके ऊपर कॉन्कर करने का। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। एक्चुअली में ये अपने बेटे को भेजते हैं, लेकिन एक्चुअल राजा तो यही थे। तो ये फंज सल्तनत बनता है, और किस तरीके से बनता है मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की कि ये एक्सम से पहले क्रिश्चियनिटी आता है, फिर इजिप्ट वाले रीजन से इस्लामिज़्म का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जब इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो फंज सल्तनत बन जाती है। और अब फंज सल्तनत के ऊपर मोहम्मद अली पाशा नाम के व्यक्ति ने इजिप्ट वाले रीजन से कॉन्कर कर लिया है, और यहाँ पे आ जाता है अब टर्को इजिप्शियन रूल। ठीक है, जब ये राजा आ जाते हैं अब क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर इनके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाने लगते हैं लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा फोर्स्ड लेबर करने लगते हैं, और साथ ही में इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त कानून कर दिया, क्योंकि ये इस्लामिज़्म फॉलो करते थे। तो इन्होंने इतना ज़्यादा सख्त कानून कर दिया अपने रिलीजन को लेकर के या फिर व्यवस्थाओं को लेकर के कि लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। और जब इस तरीके से कोई चीज़ होता है तो आपको पता है, जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो उसका अंत भी निकट आ जाता है। तो इनके खिलाफ लोगों ने बहुत ज़्यादा रिबेल किया, यानी कि बहुत ज़्यादा जब इनसे परेशानी बढ़ गई तो एक व्यक्ति थे, ये व्यक्ति जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन्होंने बहुत साहस जुटाया और लोगों का प्रतिनिधित्व करके इन्होंने रिबेल कर दिया, और इनका नाम था मोहम्मद अहमद अल महदी। इन्होंने महदिस्ट रेवोल्यूशन किया और मोहम्मद अली पाशा के सरकार को हटा करके खुद के महदी स्टेट का स्थापना किया। अब दोस्तों इनका जो ये महदिस्ट रेवोल्यूशन होता है और इनकी जो स्टेट बन करके आती है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाती है, और बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 13 साल के लिए ये लोग इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे कहानी में एक ट्विस्ट आता है, अब वो ट्विस्ट को देखते हैं क्या है। ये देखिए, उस ट्विस्ट को समझने के पहले हमें एक भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो सूडान वाला रीजन है। अभी आप दिमाग में यही रखिए कि एक्चुअल में ये दोनों पूरा एक है, अलग अलग नहीं है। और यहाँ पे महदी वाला जो स्टेट है वो चल रहा है, मोहम्मद अल महदी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इजिप्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर आ चुका है ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है ब्रिटेन। अब जो ब्रिटेन है वो सोचता है कि ये जो नीचे महदी वाला स्टेट चल रहा है, या कि यहाँ के जो राजा हैं, आगे चल के हमारे व्यापार में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें अपना रास्ता पहले से ही क्लीन करके रखना चाहिए। जैसे हम किसी बर्फ वाले जगह पे जाते हैं, जैसे हम केदारनाथ जाते हैं या कोई मंदिर जाते हैं, तो जब श्रद्धालु आने वाले होते हैं उसके 1 महीने पहले से वहां से बर्फ की सफाई चालू हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से फ्यूचर में यहाँ से इनको ट्रेड करना है, इसीलिए यहाँ के लोगों की सफाई करना चाहते थे ये लोग। यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमें
इस रीजन पे कब्जा करके रखना है। एक्चुअल में इनका एम, जो ब्रिटेन थी, उनका एम ये नहीं था कि उनको ये जमीन मिल जाए, उनका ये एम था कि यहाँ से आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसीलिए इजिप्ट और महदी वाले स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, और इजिप्ट के साथ कौन होता है? ब्रिटेन होता है। तो इजिप्ट और ब्रिटेन वर्सेस सूडान। देखिए, सूडान रीजन मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि अभी तक ये सूडान एज अ कंट्री नहीं बना है। यहाँ पे कौन सी राजा है या फिर कौन सा किंगडम चल रहा है? महदी। बहुत ही भीषण युद्ध होता है, और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रिटेन है, यानी कि इन्होंने सारा चीज पहले से प्लान करके रखा होगा, तो ऑब्वियसली इजिप्ट जीत जाता है, बेसिकली ब्रिटेन। ठीक है, और इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ ओमडुरमैन, और ये 1898 में होता है। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ब्रिटेन एक्चुअल में कहता है कि इजिप्ट आपके पास पावर रहेगा, हम तो नाम मात्र रहेंगे, लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत होता है। इजिप्ट नाम मात्र के लिए रहता है और पावर्स एक्चुअली में ब्रिटेन के पास रहती है। जब ये लोग जीत जाते हैं और यहाँ पे जब सूडान वाले रीजन में आ जाते हैं, तो फिर इस रूल को हम कहते हैं एंग्लो इजिप्शियन सूडान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ ही रहे होंगे कि कहानी किस तरफ जा रही है। जब ब्रिटेन आ जाती है सूडान वाले रीजन में दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरा जो सूडान वाला रीजन था उसे इंटरनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। कौन सा पार्ट? नॉर्थ एंड साउथ। अभी नॉर्थ वाले रीजन में क्या होता है, देखिए, नॉर्थ में मोस्टली मुस्लिम्स थे, क्योंकि आपको याद ही होगा कि फंज सल्तनत थी, फिर वहाँ पे महदी भी आए, वो उनके पास भी इस्लामिज्म ही था। यहाँ पे मोस्टली अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती थी नॉर्थ में। यहाँ के ट्रेड कनेक्शंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं पहले से ही ऊपरी वाले रीजन से इजिप्ट में व्यापार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और इस जगह को बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली डेवलप कर दिया। वहीं साउथ में क्या होता है, ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है, मिशनरीज एजुकेशन होते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, क्योंकि हमें याद है कि एक्सम ने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाई थी, और यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा। इस तरीके से एक इंटरनल डिवीजन जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में 1905 में कर दिया था अपने रिफॉर्म्स के द्वारा, बिल्कुल उसी तरीके से सूडान में भी उन्होंने नॉर्थ एंड साउथ का सीड जो है सो कर दिया, बीज जो है बो दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे की जो मेन कहानी है वो हमने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वो हम सूडान के हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक्चुअल में हम साउथ सूडान का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो सूडान 1956 में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही नहीं इंडिपेंडेंट हो जाता है, यहाँ पर कुछ होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। 1955 से लेकर के 1972 तक चलता है एक सिविल वॉर। किसके बीच में? साउथ और नॉर्थ के बीच में, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में जो साउथ को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, दैट इज अन्या न्या रिबल ग्रुप। और ये क्या कहते हैं कि देखिए भैया, आपका तो बढ़िया से डेवलपमेंट हो गया है, आप लोग सारे पॉलिटिकल प्लेसेस को पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको व्यापार करने आता है, आप अपनी लैंग्वेज को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, हमारा क्या, हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी को छिपाई जा रही है, तो इस तरीके से आप हमें विलुप्त करना चाहते हैं। तो बिल्कुल यही लड़ाई जो है चल रही थी, और सिविल वॉर यानी कि मारधाड़ पूरी तरीके से चल रहा था। आगे देखते हैं ये सिविल वॉर कैसे खत्म होता है। हाँ, तो एक चीज और बतानी थी, साउथ क्या कह रहा था वो तो हमने अभी यहाँ पर देख लिया, मगर नॉर्थ कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, पावर हमारे पास रहनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए और नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम आपको ऑटोनॉमी देते हैं या हम आपको और पावर्स देते हैं तो हमारी देश की अखंडता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये जो लड़ाई है रुकती है विद द हेल्प ऑफ एडिस अबाबा अग्रीमेंट। अभी ये क्या है हम अगले स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई तो फिर
जो बगल का एक कंट्री हमने देखा था इथियोपिया, यहाँ पे हमारा सूडान और यहाँ पे जो है इथियोपिया, यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था हेल सेलेसी। इन्होंने कहा कि देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है अब आपका लड़ाई, हमारी जो शांति है वो भंग हो रही है, आप लोग एक काम करिए, इसको अब ख़त्म करिए। तो फिर इन्होंने एडिस अबाबा अग्रीमेंट बनवाया और एडिस अबाबा अग्रीमेंट में साउथ को ऑटोनॉमी दी गई और इन्हें कहा गया कि आप अपनी भाषा में बात करिए, आपके ऊपर अरेबिक लैंग्वेज नहीं इम्पोज किया जाएगा, और जो अन्य नया रिबल ग्रुप के फाइटर्स थे उन्हें नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट भी किया गया। तो इस तरीके से एडिस अबाबा एक टेम्पररी शांति के लिए बनाया गया, लेकिन ये अभी खत्म नहीं होने वाला था, आगे कुछ और होता है। आगे देखिए, यहाँ पर गाफर निमायरी नाम के एक इंसान थे, आप उनकी फोटो देख सकते हैं, और ये कहाँ के थे, ये नॉर्थ के थे, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि देखिए अगर इस तरीके से हम साउथ को पॉलिटिकल पावर इतना दे देंगे तो ये तो भैया आगे चल के एक नया कंट्री बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उनके पावर को थोड़ा कम कर दिया और उनके ऊपर शरिया लॉ फिर से इम्पोज कर दिया, और साथ ही में साउथ में एक ऑयल फील्ड मिला था, उस ऑयल फील्ड का कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया, जिसकी वजह से अब साउथ के लोगों को लगने लगा कि मिला हमारे पास से, पैसे ये लोग कमाएंगे, ये क्या बात हो गई, ये तो गलत बात है। तो वापस से इनके बीच में विद्रोह शुरू हो गया। अब क्या होता है, जो साउथ के सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को इन्होंने कहा कि भैया आप लोग नॉर्थ में जाइए। तब इनके बीच की जो आग है वो ज़्यादा भड़क गई कि हमारे ऊपर आप कब्जा भी कर रहे हैं और हमारे सोल्जर्स को आप नॉर्थ में भेज रहे हैं ताकि हम निहत्थे हो जाएं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर पाए। तो फिर से शुरू हो जाता है दूसरा सिविल वॉर, ठीक है। और ये है सेकेंड सुदानी सिविल वॉर, जो 1983 से शुरू होकर के 2005 तक होता है, और इसे लीड कौन करते हैं, जॉन गरांग, ठीक है। और ये लोग मिलकर के कौन सी पार्टी बनाते हैं, सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब ये आप देख सकते हैं लिबरेशन आर्मी, यानी कि अब इनके दिमाग में छप चुका है कि अब हमें लिबरेट होना है, अब हमें अलग कंट्री ही बन के रहनी है, कुछ भी हो जाए। तो फिर यहाँ पे बहुत सालों तक ये लड़ाई चलती है, फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगता है कि देखिए आप लोग इस तरीके से लड़ाई करते रहेंगे तो देश दुनिया में आपका क्या छवि बनेगा, आप इसको ख़त्म करिए, इसका एक सोल्यूशन निकालिए। तो वापस से आता है एक नया अग्रीमेंट, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, अभी तक आप देख पाते हैं। यहाँ पर ये कुछ रिफॉर्म्स आती है। पहली बात तो ये है, ये नायरोबी केन्या में मतलब बनता है, ये वाला जो अग्रीमेंट है वहाँ पे साइन होता है। परमानेंट सीज फायर यहाँ पे डिसाइड होता है कि अब हम लोग लड़ाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे शांति देश दुनिया की भंग हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, लड़ाई करते करते हम खुद भी थक जा रहे हैं, पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं, आउटकम कुछ नहीं निकल रहा है। तो इन्होंने परमानेंट सीज फायर किया, साउथ सूडान को 6 साल की ऑटोनॉमी ग्रांट की गई, इन्हें कहा गया कि आप अपना 6 साल के अंदर गवर्नमेंट बनाइए, और 6 साल के बाद यानी 2011 में अगर आप रेफरेंडम करते हैं और आपको अधिकतम वोटों की प्राप्ति होती है तो आप अपना एक नया देश बना लीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों, जो जॉन गरांग जिनका हमने पीछे वाले स्लाइड में फोटो देखा था, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूडान बना दिया जाता है। और ये जो ऑयल के ऊपर ये लोग लड़ाई कर रहे थे वो भी दोनों को 50-50% तब तक के लिए मिल जाता है, और फिर 6 साल के बाद एक रेफरेंडम होता है। और उस में दोस्तों साउथ सूडान के लोग वोट करते हैं अपने नए कंट्री के लिए, और 9 जुलाई 2011 में साउथ को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और इनकी वर्षों की तपस्या, वर्षों का संघर्ष, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए जो इनका जुनून था वो सिद्ध होता है और बन जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप तक एक जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न किया। इस सीरीज में मैं चाहती हूँ कि अधिकतम देशों के बारे में इतिहास और उनका भौगोलिक संरचना मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। आप इससे जुड़ करके हमारे इस अभियान में जुड़ें और हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।